पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है सिमी भौमिक, विकेश शर्मा और सुमित बगड़िया। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखने वाला है उनमें से एक है औरोबिंदो फार्मा। सिमी, चार्ट्स देखकर बताएं क्या यहां पर एक शॉर्ट करने का मौका दिखता है? खबरें थोड़ी नेगेटिव आती हुई दिख रही है कि यूएस एफडीए ने इनके कुछ प्लांट्स का इंस्पेक्शन किया है और इनकी क्वालिटी मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। पूरे हफ्ते भर तक इनकी यूनिट नंबर 12 की जांच हुई है। ये बताएं कि क्या एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट नेगेटिव पड़ सकता है, कमजोर हो सकता है? ऐसे में स्टॉक तो क्या शॉर्ट करना चाहिए या फिर गिरावट में आप खरीदारी करेंगी? देखिए, गिरावट में खरीदारी करेंगे अगर मेरा जो व्यू है ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए काफी पॉजिटिव है। तो हो सकता है कि जो पहले मिस किए थे वो इस गिरावट को यूज करेंगे वापस खरीदारी करने के लिए। पर इंट्राडे के लिए ये जो फार्मा स्टॉक है काफी खराब न्यूज से काफी पीटता है। कल हम लोग सन फार्मा को देख चुके हैं। तो खराब न्यूज के बाद जिस दिन खराब न्यूज आ रहा है उस दिन तो एटलीस्ट खरीदने का कोशिश नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये स्टॉक कल 760 के नीचे जाके बंद किया था। स्प्लिटिंग के बाद मुझे लग रहा था कि 760 का लेवल शायद होल्ड करेगा। कल रडार में ये मेरा बाई कॉल में था, पर ये स्टॉक पूरा मेरा जो व्यू था उसको नेगेटिव करके कल नीचे आके बंद किया था। इनफैक्ट 750 के नीचे भी बंद किया था। आज 760 क्रॉस नहीं करेगा तो वहां पर वापस इसमें सेलिंग जारी रहेगा और हो सकता है ये आज का ट्रेडिंग सेशन में 725 से 715 के बीच में आके सेटल करने का कोशिश करेगा। पर ओवरऑल मेरा जो व्यू है 690 के नीचे अगर जाके आज क्लोज नहीं करेगा तो वापस खरीदने का मौका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक आगे जाके बहुत ऊपर जा सकता है। बट 700 से 690 का लेवल को वॉच करना पड़ेगा। ओवरऑल आज के दिन के लिए नीचे का टारगेट 725 से 715 के बीच में। ओके, तो ये राय आती हुई इस वक्त औरोबिंदो फार्मा के स्टॉक पर। चलिए, प्री ओपनिंग सेशन में अब भारतीय बाजार के खुलने की तैयारी होती हुई दिख रही है और बता दूं आपको कि संकेत जो आते दिख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी से लगभग ½ % से ज्यादा की कमजोरी के हैं। इस वक्त 38 अंकों के आसपास की कमजोरी आप एसजीएक्स निफ्टी में देख सकते हैं। तो देखते हैं भारतीय बाजार किस तरह की शुरुआत दिखाते हैं आज के सेशन में। 62 अंकों पर दिख रहा है सेंसेक्स और 5 अंकों पर निफ्टी पर पहली टिक आती हुई दिखी है इस वक्त। और आप देख सकते हैं जो स्टॉक्स एक्शन में है, आइडिया सेल्यूलर 9% ऊपर दिखा है प्री ओपनिंग सेशन में और विप्रो में 3% की मजबूती। केन इंडिया 1.5% मजबूत है। कमजोर क्या है फिर? भारतीय एयरटेल 3% कमजोर है, एचडीएफसी बैंक 1% और हिंडाल्को में 2% के आसपास की गिरावट। तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं। अब आइडिया 1.5% नीचे जाता हुआ दिख रहा है और विप्रो में 1% का नुकसान है, पॉजिटिव रुझान है इस वक्त। और इन्फोसिस 2% ऊपर होता हुआ दिख रहा है। रुपए की चाल पर नजर डालेंगे। कल हमने क्लोजिंग देखी थी 63.54, 12 पैसे की मजबूती के साथ रुपए ने शुरुआत की थी। आज 4 पैसे की कमजोरी इस वक्त आपको नजर आएगी। तो 63.58 ये लेवल करेंसी मार्केट का इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जो एक्शन में हो सकता है केन इंडिया, जहां पर नतीजे कमजोर रहे हैं सभी फ्रंट पर। शर्मा साहब, राय आपसे लेना चाहता हूं, क्या ट्रेड लेना चाहिए या क्या ये स्टॉक इन वैल्यूएशंस पर आकर्षक है खरीदारी करने के लिए आज से, या फिर दूरी रह जाए? इसको कई बार आपके चैनल के ऊपर ये साफ तौर पे राय दी गई है कि इंडिया से निकलिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये देखते हुए कि आगे इसके जो भी इनका रेशियो है वो रिव्यू हो सकती है, तो उस दृष्टि से मेरे ख्याल से अब अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसको बेचें नहीं फिलहाल। और अपना मानना कि ये क्रूड की जो कीमत है वो ऊपर की ओर जानी मुश्किल है। हालांकि कल क्रूड थोड़ा सा बढ़ा था मामूली तौर पे, लेकिन ईरान का जो क्रूड आएगा तो वो इस मार्केट को पूरा सबड्यूड रखेगा। और इस एक्सपेक्टेशन में कि ईरान प्रोड्यूस करे उसके पहले, बिकॉज अभी एक्चुअली में यूरोप को टाइम लगेगा अपनी जो इन्होंने सैंक्शन लगाई है उनके ऊपर उठाने में, तो उसके पहले ही हम देखेंगे कि जो ओपेक है ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और वो सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में आ जाएगी उनके पहले। तो उस दृष्टि से मेरे ख्याल से अंडर सबड्यूड रहेगा। ऐसे वक्त में फंडामेंटल रीजन नहीं है इसमें निवेशित रहने का, लेकिन अगर आपकी डील रिवाइज हो सकती है तो उस दृष्टि से आप रहें। पहले नहीं बेचा था, मत बेचें, लेकिन रैली जब भी आएगी तो आप इसमें अवश्य निकलें। ऑलराइट, टाटा स्पॉन्ज के नतीजे जो आए कुछ देर पहले उस पर भी नजर रखिए। 7 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने पोस्ट किया है। 44 करोड़ रुपीस के सामने मुनाफा घटा है। यहाँ पर टाटा स्पॉन्ज के चार्ट्स कैसे लगते हैं यहाँ पर सिमी आपको? टाटा स्पॉन्ज मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है चार्ट पर, और मुझे लगता है कि शायद अब हम लोग को थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। स्टॉक
ऑलमोस्ट वीक है और जो कि लास्ट एक साल से डाउन ट्रेंड ही मेंटेन कर रहा है। 600 का लेवल एक सपोर्ट हुआ करता था और 600 का लेवल तोड़ने के बाद इसमें फ्रेश वीकनेस आ चुका है। अब मेजर सपोर्ट 500 से 490 के बीच में है। वो सपोर्ट अगर टूट गया तो फ्रेश वीकनेस चालू हो सकता है इसमें। तो मेरे पास से मेरे तरफ से कोई बाय कॉल इसमें नहीं है। इनफैक्ट 490 टूट जाने के बाद इसमें फ्रेश सेलिंग इनिशिएटेड होगा ऐसा लगता है। चार्ट बेहद खराब है। ओके, चार्ट्स काफी कमजोर है टाटा स्पंज के और ऐसे में आज कमजोरी आना स्वाभाविक है। दिख भी रही है 5% नीचे शुरुआती टिक्स में इस वक्त आता हुआ ये स्टॉक। लेकिन आगे बढ़ते हैं, लेते हैं आज के लिए आपके ट्रेडिंग कॉल्स। सारे ट्रेडिंग कॉल्स लेकर हमारे साथ जुड़ रही है पूजा त्रिपाठी। पूजा, बाय सेल किस तरह के कॉल्स हैं आज या दोनों? जी, ज्यादातर बिकवाली की कॉल जानकारों की तरफ से निकल कर आ रही है। शुरुआत पहले कॉल से करते हैं। मैक्सवेल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के आशुतोष सरना ने इंफोसिस में बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि स्टॉक अब ओवरबॉट रीजन में पहुंच चुका है और 1130 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है स्टॉक का, तो वहां पर स्टॉप लॉस लगाने की राय। अगले 2 से 3 दिनों में 1070 तक के लेवल्स की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरा कॉल है हैंग सिक्योरिटी से मनोज सचदेवा का। इन्होंने टाटा स्टील में बिकवाली करने की राय दी है। अगले कुछ दिनों में इनका मानना है कि 245 तक के लेवल्स तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय 10% से ज्यादा का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बनी हुई है सिमी भौमी। गुड मॉर्निंग सिमी, बताइए आज आप खरीदारी की राय देंगी या बिकवाली की? गुड मॉर्निंग पूजा, मैं खरीदारी करने का ही कॉल दे रही हूँ। आज इतना खराब संकेत के बावजूद भी मैं खरीदारी करने का ही कॉल दे रही हूँ। आइडिया मुझे लगता है कि अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है और अगर ओपनिंग खराब होगा तो और बेहतर होगा। 178 का स्टॉप लॉस मैं याद रखूंगी और याद रखने के लिए कहूंगी 178 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री लेना पड़ेगा। 188 का टारगेट होगा। मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए या कल तक ये टारगेट पॉसिबल होगा, मीट हो जाएगा। एक बजाज ऑटो रिजल्ट कल ड्यू है पर मुझे लगता है कि इसमें अच्छा मोमेंटम आ रहा है। कल भी मार्केट में अच्छा मोमेंटम था और आज वो कैरी फॉरवर्ड होगा ऐसा लगता है। 2520 का स्टॉप लॉस होगा मेरा और आज के दिन के लिए 2580 का टारगेट होगा। और ओवरऑल अगर चार्ट देखेंगे तो बजाज ऑटो में मेरा शॉर्ट टर्म व्यू काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि 2580 का जो लेवल मैंने दिया वो काफी छोटा टारगेट है। 2580 से 2610 के बीच में ये स्टॉक जा सकता है और कल तक भी ये टारगेट पॉसिबल हो सकता है 2610 तक। जी, तो दोनों ही खरीदारी की कॉल यहाँ पर सिमी की तरफ से। थैंक यू सिमी। आखिरी कॉल में भी बिकवाली की राय निकल कर आ रही है। जेके दोषी ने बैंकिंग काउंटर आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली करने की राय दी है। अगले 2 से 3 दिनों में इनका मानना है कि 302 तक के लेवल्स की गिरावट इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। ज्यादातर रुझान बड़े निफ्टी काउंटर्स में देखने को मिला और 5 में से 4 कॉल्स में बिकवाली करने की राय। 5 में से 4 बिकवाली की राय आज देखने को मिल रही है। जिस तरह से बाजार का मूड थोड़ा कमजोर लग रहा है। आपसे राय लेना चाहूंगा शर्मा जी, सन टीवी के शेयर पर। यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि जो सन टीवी कह रहा है कि थोड़े समय तक टाल दिए जाएं ऑक्शंस को रेडियो के जो 27 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। हालांकि सरकार आज अपना रुख साफ कर सकती है, लेकिन ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। आप कैसे देख रहे हैं इस शेयर को और क्या राय रखते हैं? मेरे ख्याल से इसके अंदर अभी भी मैं दूर रहना चाहूंगा इस स्टॉक से। जो चीज लीगल और गवर्नमेंट डिसीजन के ऊपर बेस्ड है उससे मेरे ख्याल से दूर रहना ही बेहतर है। और जो ऑप्शंस के अगर कोई ट्रेड ही करना चाहे तो ऑप्शंस के जरिए ये स्टॉक ऑप्शंस में है तो वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ओवरऑल मार्केट में जो मैंने शुरुआती दौर के अंदर जो आपके सवाल का जवाब दिया था कि खरीदारी करनी चाहिए डिप्स में, ये ध्यान रखना चाहिए। आज बता दूं कि जब कभी भी आप देखें कि राज्यसभा में कामकाज होने लगा है उस वक्त आप बाइंग शुरू करें, या फिर आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की जो वीकनेस है वो जारी इसलिए भी रह सकती है क्योंकि मार्केट्स में एप्पल के नतीजे काफी खराब आए थे कल और उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने काफी बड़ा लॉस पेश किया है। याहू के भी नतीजे खराब थे। उन सबको देखते हुए कल मार्केट वापस नए सिरे से, मतलब आज रात को जब यूएस मार्केट खुलेगा तो वो काफी खराब खुल सकता है। कोक और आईबीएम अगर कोक और बोइंग अगर नतीजे अच्छे दें तो भी वो उसको भरपाई उस खड्डे को पूरा नहीं कर सकते जो एप्पल खोदेगा। तो उस दृष्टि से मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ी सी पॉलिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे लौटे। शर्मा जी, इंडियन कंपनीज के नतीजों पर तो नजर रहनी चाहिए क्योंकि यूएस का मार्केट इंडिया पर इम्पैक्ट डालता है। अब यूएस कंपनीज के नतीजों को भी ट्रैक कर देना शुरू कर देना चाहिए। हमने देखा था गूगल ने काफी अच्छे नंबर्स पेश किए थे, डाउ में एक रैली देखने को मिली थी। जी, तो अब
हमारे भारतीय बाजार भी वहां पे इम्पैक्ट करते हैं। इन्फोसिस का भी जिक्र हुआ था कि काफी अच्छे नतीजे उन्होंने दिए हैं, तो मेरे ख्याल से उसको इन्फोसिस के अंदर वापस लौट रहा है काफी हद तक, जो उसका मोर्चा जो पहले खो गया था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अपने नतीजे अंतर्राष्ट्रीय और फिर डोमेस्टिकली दोनों ही देखने पड़ेंगे। और एक चीज चलते चलते और बता दूं आपके दर्शकों को कि नास्डेक ने परसों जब अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तो उस दिन ये जो नए लोज बने थे वो ज्यादा थे इस मात्रा में कि जितने नए हाईज बनाए थे उसके मुकाबले, और ऐसा पहले अप्रैल 99 में ही हुआ था। तो ये जो इंडिकेशन थोड़ा सा खराब था वहां से। ओके, तो ये राय आती है। लेकिन अब आज आने वाले कुछ नतीजों पर फोकस किया जाए। एसकेएस माइक्रो, सुमित इसके चार्ट्स देखकर बताएं, क्या कहीं कोई खरीदारी का मौका है नतीजों के पहले? कल एक अच्छा मूव आते हुए देखा हमने स्टॉक में और पिछले कुछ दिनों से मजबूत दिख रहा है शेयर, खरीदना चाहिए? जी बिल्कुल, स्टॉक एकदम मजबूती दिखा रहा है। पिछले बहुत दिनों से एकदम अच्छी खासी तेजी देखी गई है। प्योर ट्रेडिंग के लिहाज से 510 का इसमें एक सपोर्ट बन रहा है। जब तक ये 510 ब्रेक नहीं करता है और ऊपर में जैसे ही ये 538 के ऊपर जाएगा तो स्टॉक के अंदर 550 से 570 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एसकेएस माइक्रो स्टॉक सही है। जब तक ये सपोर्ट ट्रेडिंग के लिहाज से ब्रेक नहीं करता है 510 का, ऊपर में 550 से 570 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर बाई चांस मान लीजिए 510 का लेवल ब्रेक करता है तो भी स्टॉक के अंदर कुछ ज्यादा करेक्शन मुझे लगती नहीं है। 10-20 रुपए की करेक्शन और आएगी। ओवरऑल स्टॉक में तेजी लग रही है, स्टॉक स्ट्रांग लग रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक में अगर डिप भी मिल जाती है तो स्टॉक में लॉन्ग करके बैठना चाहिए। ऊपर में 570 तो इजीली देखने को मिलेंगे, और अगर इसमें मोमेंटम बरकरार रहा तो 600 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर एसकेएस माइक्रो का स्ट्रांग है, इसमें लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। पीवीआर के नतीजे आज आने वाले हैं। शर्मा जी, आप ट्रैक कर रहे हैं इसे? मल्टीप्लेक्स कंपनियां जो अब तक आई हैं उन्होंने काफी स्ट्रांग नंबर्स पोस्ट किए हैं, और पीवीआर से भी एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे नंबर्स पोस्ट करेगी। एक अच्छी रैली हालांकि इन स्टॉक्स में देखी जा चुकी है। आप कैसे देख रहे हैं इनको? लंबी अवधि के लिए ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन इस वक्त माहौल मार्केट का थोड़ा सा खराब है और अच्छे नतीजे के बावजूद इनके अंदर थोड़ा सेल ऑफ आ सकता है। ये देखते हुए कि पहले ही काफी हद तक आप अपना ये कंपनी अपना करीब नीचे के लेवल से करीब 50% बढ़ चुकी है। तो ऐसे वक्त के अंदर मेरे ख्याल अच्छे नतीजों के बाद भी आप थोड़ा गिरावट का वेट करें खरीदने के लिए। ओके, गिरावट में ही खरीदने, ये राय आती हुई पीवीआर पर। एक और स्टॉक जो आज नतीजे पेश करने वाला है उसमें सीएट, जो एक बेहतरीन रनअप होता हुआ दिखा है। सीएट पर क्या राय रखते हैं, और बाकी टायर स्टॉक्स में क्या है? वीके शर्मा साहब, जो एक अच्छा करेक्शन आया है उस करेक्शन के बाद कहीं कोई खरीदारी का मौका दिखता है आपको? कवरेज नहीं है सर इस कंपनी के ऊपर, लेकिन फिर भी ये कह पाना कि ये इनकी जो परफॉर्मेंस, ये ऑब्वियसली ये पूरी इंडस्ट्री है, ये इस बात को काफी तंग है कि चाइनीज डंपिंग हो रही है, उसके बावजूद यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस बेहतर आ सकती है। तो मेरे ख्याल से इस पे फंडामेंटल राय मेरी सीएट के ऊपर फिलहाल नहीं है। ओके, सीएट पर इसके अलावा सन फार्मा के ऊपर एक राय लेना काफी इंपॉर्टेंट होगा। हमने कल जिस तरह से तेज गिरावट देखी थी, सुमित ये बताइए आज बाउंस दे सकता है ये स्टॉक, और अगर बाउंस देता है तो बाउंस में बिकवाली करेंगे आप, या आपको लगता है कि जितनी गिरावट होनी थी कल पैनिक सेलिंग हो चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल एक बार स्टॉक में लगता है और करेक्शन देखने को मिल सकती है। 790 पे इस पे एक सपोर्ट दिख रहा है चार्ट्स में। अगर ये 790 का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर 720, 730 तक का सेल ऑफ आ सकता है। फिलहाल इसके अंदर बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। इनफैक्ट जब तक ये स्टॉक में एक बार अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिलता और ऊपर में 878 के ऊपर जब तक ये स्टॉक क्लोज नहीं देता, तब तक ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बार बाइंग नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से एक बार वेट करें। मुझे ऐसा लगता है कि 10% का फॉल और ओवरऑल और देखने मिलेगा। हो सकता है 10-15 दिन में या 1 महीने के व्यू के अंदर ये स्टॉक कंसोलिडेट करे, रेंज बाउंड रहे और ओवरऑल डायरेक्शन इसका नीचे का रहे। मतलब इसमें मुझे जो व्यू लग रहा है वो मंदी का लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्टॉक 790 ब्रेक करेगा तो नीचे में ये स्टॉक 720, 730 तक के लेवल दिखाएगा। मेरे हिसाब से इसमें एक बार सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। स्टॉक में फिलहाल वीकनेस ऐसा लग रहा है कंटिन्यू रहेगी। आरएसआई भी इसके अंदर अच्छा खासा वीकनेस दिखा रहा है और स्टॉक 200 डीएमए के नीचे अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है। तो फिलहाल एक बार स्टॉक में वीकनेस ही रहनी चाहिए। 10% का और फॉल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, तो ये सुमित कहते हुए अवॉइड लिस्ट में आपको इस समय इससे रखना चाहिए। लेकिन इन्फोसिस में जिस तरह से कल एक अच्छी रैली बनी है, सुमित उस पर क्या व्यू है? आज कैसा प्रदर्शन दिखा सकता है ये शेयर?
देखिए, इन्फोसिस ओवरऑल बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसने कल का जो मोमेंटम दिखाया है उसके बाद इसने नीचे का सारा डाउनवर्ड मोमेंट जो बन रहा था पिछले कुछ दिनों से वो निगेट कर चुका है। अब ये इतनी बड़ी रैली के बाद एकदम टॉप पे बाय करना तो सही नहीं है, बट छोटा सा कोई करेक्शन आ जाता है तो इन्फोसिस बाय बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आईटी के मोस्टली स्टॉक्स में एक मोमेंटम बन चुका है, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, विप्रो हो या फिर इन्फोसिस हो। ये सारे स्टॉक्स में एक मोमेंटम बनने के लिए स्टार्ट हो चुका है। इन्फोसिस का जहां तक स्पेशली सवाल है, एक डिप जरूर आनी चाहिए प्रेजेंट लेवल से। इसका जो बेस्ट बाइंग लेवल्स बनेंगे वो बनेंगे 1070 1080 के आसपास। कल की क्लोजिंग से अगर ये 30-40 रुपए जब भी 4-5 दिन या हफ्ते भर में करेक्शन दे देता है तो वहां पे ये कंसोलिडेट करेगा 1060, 70, 80 के आसपास। उन लेवल्स के आसपास ये वापस से बाय बनेगा और ऊपर में अब जब ये 1130, 1140 ब्रेक करेगा तो स्टॉक के अंदर 1200 से 1250 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल जब भी डिप मिलता है तब बाइंग करें, इस लेवल्स पे एक बार बाइंग ना करें। ओके, तो ये राय आती हुई साफ तौर पर। और इस बीच प्री ओपनिंग सेशन से हम ओपनिंग सेशन की तरफ बढ़ेंगे। 22 अंक की महज कमजोर है सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा ज्यादा, लेकिन सिर्फ 17 अंक कमजोर है। तो एसडेक्स निफ्टी के मुकाबले में कमजोरी आधी है, तो उतना बुरा हाल नहीं है जितना शायद देखने को मिल रहा था। एक क्विक कॉल लिया जाए यहाँ पर JSW एनर्जी के चार्ट पर। सिमी बताएं क्या ट्रेड होगा नतीजों के पहले आज, लॉन्ग या शॉर्ट? देखिए, JSW एनर्जी चार्ट वाइज काफी वीक ही है और मुझे लगता है कि 100 के नीचे जब तक ये स्टॉक मेंटेन करेगा तब तक इसमें खतरा है। 92 तक भी ये जा सकता है 100 के नीचे, पर 100 के ऊपर धीरे धीरे इसका जो स्थिति है वो अच्छा होता रहेगा, क्योंकि 100 के आसपास इसका 200 डेमा भी है और हम लोग को 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए इस स्टॉक को 100 के ऊपर क्लोज करने को देखने को चाहिए, क्योंकि 100 के ऊपर इसमें मुझे लगता है कि इसमें अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल जब तक ये 100 के नीचे मेंटेन कर रहा है, 92 विल बी द डाउन साइड टारगेट। सेल ऑन रैलीज टिल इट स्टेज बिलो 100। ओके, तो सेल ऑन रैलीज की राय यहां पर आती हुई JSW एनर्जी के स्टॉक पे। चलिए, तो तैयारी हो चुकी है पूरी सारे स्टॉक्स पर और बाजार पर, और बाजार के भी प्री ओपनिंग सेशन में संकेत उतने बुरे नहीं जितने शायद आपको दिख रहे थे। एसजेक्स निफ्टी से तो देखना ही होगा कि क्या कम कमजोर खुलने के बाद बाजार और 8500 की तरफ फिसलेंगे या फिर उस लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। 1/4% के आसपास के नुकसान के साथ निफ्टी शुरुआत करेगा और उतनी कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी भी शुरुआत कर सकता है। ये दो संकेत आपके लिए। बाकी इंडेक्स काफी हद तक एकदम फ्लैट नजर आ रहे हैं इस वक्त, तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, कोई खास कमजोरी नहीं दिखेगी। लेकिन चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में इस वक्त 50 अंकों के नुकसान के साथ शुरुआत की है सेंसेक्स ने। निफ्टी 20 अंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, 8500 के लेवल के बेहद करीब है इस वक्त निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में फ्लैट शुरुआत हुई है और बैंक निफ्टी में लगभग 0.5% का नुकसान देखने को मिल रहा है। 8500 का लेवल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। इन्फोसिस 2.5% कमजोर है आज, सबसे बड़ा लूजर। मेटल स्टॉक्स में नुकसान है, वेदांता, टाटा स्टील 1.5%, 2% नीचे, केन इंडिया 1% नीचे नंबर्स के बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा फिसलता हुआ, हिंडाल्को में भी कमजोरी। तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो बनता दिखा है वो मेटल से है। तीनों ही मेटल स्टॉक्स नीचे हैं आज यहाँ पर निफ्टी पे। इसके अलावा आइए मजबूत शेयरों पर एक बार नजर डाल लें। आइडिया यहाँ पर एक मजबूत शुरुआत होती हुई दिखी थी, 1% के आसपास की तेजी आइडिया में दिखेगी। सन फार्मा 1% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। एशियन पेंट्स में 1% की रिकवरी आती दिख रही है। बजाज ऑटो कल नंबर्स पेश करेगा, उससे पहले आज एक अच्छी तेजी के साथ शुरुआत की है। वायदा कारोबार में आइए, उससे पहले बता दें कि 70 अंक नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी 20 अंक नीचे, लेकिन 8500 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की होती दिख रही है। और ओबिंदो फार्मा के प्लांट का US FDA का इंस्पेक्शन, 3% का नुकसान। इन्फोसिस 2% नीचे, वेदांता में 1.5% का नुकसान। आइशर मोटर्स कमजोर नतीजों के बाद 2% फिसलता हुआ दिखेगा इस वक्त आपको। कुछ PSU बैंक्स, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB में नुकसान है 1 से 2% का। सबसे मजबूत शेयर है यूनाइटेड ब्रूअरीज, जो आज अपने नतीजे पेश करेगा और वायदा कारोबार का टॉप गेनर है इस वक्त। और इलाहाबाद बैंक में 2.5% के गेन्स आते हुए दिख रहे हैं। सन फार्मा और SKS माइक्रो 2 स्टॉक और हैं जो अच्छे मजबूत है। ये शुरुआती कारोबार का रुझान है। 8500 के ऊपर निफ्टी है, 70 अंक नीचे सेंसेक्स है। बैंक निफ्टी में नुकसान ज्यादा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर होल्ड करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। हेमंत, कहाँ नजर है आपकी? 8500 को एक बार तोड़ा है निफ्टी ने आज खुलते ही, हालांकि ब्रीफली तोड़ा है, उसके बाद ऊपर ये पहुंचा है, लेकिन अब एक बार के लिए आप देखिए उसके नीचे गया है। तो देखना होगा अब आगे इस स्तर को होल्ड कर पाते हैं या नहीं। आज काफी सारे
बैंक्स देखिए, इलाहाबाद बैंक 4% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक अच्छी मजबूती आज दिखा रहा है। हालांकि कोई खास खबर यहां पर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन स्टॉक में अच्छी तेजी, माफ कीजिए, कुछ दिक्कत आ रही है यहां पर। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो काफी सारे छोटे मझौले शेयर हैं जिनमें एक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर आप नजर डालें सुप्रीम पेट्रो पर 16% ऊपर है ये शेयर। नतीजों के बाद एक अच्छी खासी रैली यहां पर देखने को मिली है। बारट्रॉनिक्स एक और ऐसा स्टॉक है जो 8% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, देखिए सुप्रीम पेट्रो, बारट्रॉनिक्स, मोजर बेयर, HCL इन्फोसिस्टम्स, वर्लपूल और इन सब, डी लिंक और इन सब कंपनियों के लिए जो एक खबर है IFB इंडस्ट्रीज, वो ये है कि मॉडिफाइड इंसेंटिव स्कीम जिस तरह से अब दायरा उसका बढ़ गया है और उसको एक्सटेंड किया है, इस खबर का फायदा यहां पर साफ तौर पर मिलता हुआ आपको नजर आएगा। एशियन पेंट्स ने कल नतीजों के बाद जिस तरह का खराब प्रदर्शन दिखाया था, आज यहां पर 1% का उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा HUL ने भी करीब आधे % की बढ़त के साथ आज दिन की शुरुआत कर दी है। इन्फोसिस कल की शानदार रैली के बाद आज थोड़ा थकता हुआ 1.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। और सन फार्मा कल की तेज गिरावट के बाद आज देखिए किस तरह से ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है, 1% ऊपर इस शेयर ने शुरुआत करी है। अब सबकी नजर है JSW एनर्जी पर, ये कैसे नंबर लाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस काफी लो हैं और आप देखिए शेयर पर भी असर, करीब 1% नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। PVR के नतीजे भी आज आने वाले हैं, PVR के स्टॉक पर भी नजर रखिएगा। यहां पर 1% का उछाल देखने को मिल रहा है अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस के चलते। कल आए नतीजों में दिग्गजों में केन इंडिया और आइशर मोटर्स तो कमजोर हैं ही, लेकिन टाटा स्पंज 4% नीचे, SKF 3% नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा। तो ये 4 स्टॉक ऐसे हैं जो नतीजों के दम पर कमजोरी दिखा रहे हैं। और कल बाजार बंद होने के बाद आए नतीजों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन सुप्रीम पेट्रो की तरफ से होता हुआ दिख रहा है। 17% का बड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में। सनोफी 2% मजबूत आपको नजर आएगा। तो ये 2 स्टॉक है जो एक्शन में, और आइडिया सेलुलर दिग्गजों में मजबूत खुलता हुआ दिखा है। 1% के आसपास की तेजी आपको आइडिया में इस वक्त नजर आएगी। ये रुझान है शुरुआती कारोबार का इस वक्त नतीजों के दम पर। बाकी स्टॉक जो बड़े एक्शन में इस वक्त आपको दिखेंगे, स्पाइस जेट 2% नीचे आपको नजर आएगा, और ओबिंदो फार्मा में 2% का नुकसान इस वक्त आपको दिखेगा। लेकिन मजबूती की बात करें तो ज्योति लिमिटेड, एक 15 करोड़ का छोटा ऑर्डर मिला है इसे, लेकिन स्टॉक पर उछाल बढ़ा है। वॉल्यूम कम है, 10% का उछाल है, लेकिन सिर्फ 200 शेयरों के दम पर यह होता हुआ दिख रहा है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज आज 4% मजबूती दिखा रहा है, रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। HCL इन्फोसिस्टम हमारी एक्सक्लूसिव खबर के बाद 3% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये एक स्टॉक है जहां पर एक्शन है। बाजार का एक्शन साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि 8,500 को तोड़ने के लिए बाजार तैयार नहीं है। 15 अंकों का मामूली नुकसान है सेंसेक्स में। मामूली इसलिए कि जिस तरह का ग्लोबल मार्केट्स के हालात है उसको देखते हुए भारतीय बाजार होल्ड करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। कल जिस तरह से FIs के डेटा आते हुए दिखे वायदा कारोबार में, और 60 अंक नीचे सेंसेक्स है। चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। सिमी, क्या इंट्राडे लॉन्ग ट्रेड लेंगे आप इस वक्त? जैसा आप कह रही थी 8,400 से 8,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसे देखते हुए। देखिए, अगर आपने निफ्टी में कोई कॉल ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी एक बार के लिए 8500 को तो छुआ था, पर वापस एक उसके ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। अभी भी उतना टाइम नहीं हुआ जिसमें मैं एक ट्रेड ले सकती हूँ। एटलीस्ट आधा घंटा 8500 के ऊपर अगर मेंटेन करेंगे तो हम लोग को वापस लॉन्ग पोजीशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आज का बेंचमार्क 8500 से 8480 है। मैंने सुबह भी बताई थी कि वो रेंज जब तक नहीं टूटेगा डिसाइसिवली, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई कंसर्न है बुल्स के लिए। नीचे आने से खरीदारी करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट वो लेवल अगर टूट जाएगा तो हम लोग को छोटा मोटा और थोड़ा सा लोअर लेवल्स देखने को मिल सकता है, 8450 ऐसा लेवल्स आ सकता है। पर वापस जब सेलिंग खत्म हो जाएगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आगे ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे ऐसा लगता है। सिर्फ सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है वही देखना पड़ेगा, उसके बाद बाइंग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल 8500 होल्ड कर गया और थोड़ा सा 15 मिनट वेट करूंगी कोई ट्रेड लेने से पहले। आइशर मोटर यहाँ पर देखिए लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। 41% मुनाफा अच्छा था, लेकिन मार्जिन्स जिस तरह से 15.4% की एक्सपेक्टेशंस थी उसके सामने 14.8% आई हैं। इससे लगता है कुछ चिंता है। सुमित, ये बताइए, कल एक्सपेक्टेशन सबको थी अच्छे नंबर्स आएंगे, यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? कोई पोजीशन यहाँ पर बन सकती है कैसे में? देखिए, फ्रेश लॉन्ग जो है आइशर मोटर्स के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि 21,400-500 के लेवल जब ब्रेक करेगा तब इसके अंदर 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी, यानी 22,300 22,500 के लेवल देखने को मिलेंगे।
फिलहाल एक बार ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक को एक बार 20,600 20,500 तक आने दीजिए। ओवरऑल स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। अगर 400-500 पॉइंट्स का करेक्शन इसमें मिल जाता है 400-500 रुपए का, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 20,950 से 400 रुपए नीचे एक बार आने दीजिए। 20,600 20,700 इन लेवल्स के आसपास ये स्टॉक में लॉन्ग बिल्कुल इनिशिएट किया जा सकता है। और फ्रेश मोमेंटम इसके अंदर जैसे 21,400-500 का लेवल कन्विंसिंगली विथ वॉल्यूम्स ब्रेक करेगा, तो इसमें अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। मिनिमम 5% की रैली यानी 1,000 रुपए की रैली और देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल स्टॉक स्ट्रांग है। थोड़ा सा कोई डिप मिलता है तो अच्छा रहेगा बाइंग के लिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा बैठ जाएगा। जब तक ये स्टॉक नीचे में 20,200 या 20,150 के नीचे नहीं जाएगा, डिप्स के अंदर स्टॉक को बाई कीजिए 20,500 20,600। ऊपर में जैसे ही 21,400 का लेवल ब्रेक करेगा तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट्स बनेंगे 22,400 से 22,500 तक के। ओके, तो ये चार्ट पर सिचुएशन, लेकिन इस बीच मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर हरे निशान में लौटते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर संकेत थोड़े से पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं और यही वजह कि अब बढ़ने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा है कमजोर शेयरों के मुकाबले में। 530 स्टॉक मजबूत ट्रेड कर रहे हैं और 510 शेयरों में कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ये रुझान है इस वक्त। और कुछ पिटे हुए स्टॉक्स कल के एशियन पेंट्स, सन फार्मा जैसे शेयर अब रिकवरी दिखा रहे हैं। बजाज ऑटो, इस स्टॉक पर नजर डालनी चाहिए। कल नतीजे आने वाले, लेकिन नतीजों के पहले मजबूती दिख रही है 1-1.25% के आसपास की। शर्मा साहब, क्या कॉल है आपका बजाज ऑटो पर इस वक्त? देखिए, बजाज ऑटो की जो परफॉर्मेंस है वो आगे चलते हुए सुधरेगी। दो इसकी बड़ी मार्केट्स एक्सपोर्ट्स की जो थी, वहां पे इलेक्शंस चल रहे थे, वो पूरे हो चुके हैं, तो वहां पे जो डिमांड है वो बढ़ेगी और अपना डोमेस्टिकली भी अपना जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं। तो उस दृष्टि से बजाज ऑटो में बने रहा जा सकता है। नतीजों के बाद हो सकता है थोड़ा सा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है अगर उतने खरे न उतरे तो, लेकिन लंबी अवधि के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें निश्चित रहें। ऑलराइट, निफ्टी के 4 दिग्गज कंपनियों के नतीजे कल आने वाले हैं। बजाज ऑटो हरे निशान में, गेल हरे निशान में, विप्रो हरे निशान में, ल्यूपिन हरे निशान में। ये बताइए, आज तो चारों अभी हरे निशान में है, लेकिन कल का दिन शायद अच्छा रहे। सुमित, कल जैसा ना हो। कल ल्यूपिन में हमने देखा था काफी तेज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। कल की गिरावट के बाद चार्ट्स कितने बिगड़े हैं और क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के हिसाब से लुपिन के चार्ट्स नहीं बिगड़े हैं। एक दिन का सेल ऑफ जरूर देखने को मिला है 1950 से लेके 1890 तक के लेवल्स के लिए, बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर वापस बाइंग बनेगा। 1850 तक का नो डाउट फॉल जरूर आ सकता है, यानी 40 से 50 पॉइंट तक का एक करेक्शन और स्टॉक के अंदर बन सकता है। बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि अगर ये स्टॉक ने यहीं पे कंसोलिडेट कर दिया और यहां से वापस रैली स्टार्ट किया तो ये स्टॉक वापस ऊपर में 2050 से 2100 के लेवल्स दिखाएगा। तो जहां तक लुपिन का सवाल है, इसको ऐसा लगता है कि स्टॉक नीचे 1850-40 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा और इन्हीं लेवल्स के आसपास इसमें लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। हो सकता है 2-3 दिन तक ये कंसोलिडेट करे। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट इसके अंदर 1970-80 जैसे ब्रेक करेगा तो 2050 से 2100 के लेवल्स इसके अंदर वापस देखने को मिलेंगे। तो मेरा होराइजन लुपिन के अंदर ओवरऑल स्ट्रांग है। ये थोड़ा सा अगर 40-50 रुपए का डिप मिल जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए इसके अंदर। और बाकी 3 स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू है और नतीजों से एक दिन पहले किस तरह के ट्रेड्स लेना चाहेंगे आप इनमें? देखिए, जहां तक विप्रो का सवाल है, विप्रो भी बिल्कुल सही लग रहा है। विप्रो में फाइनल एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही स्टॉक 580 के ऊपर बंद दे देता है, 578 का प्रेजेंट लेवल्स चल रहा है, 580 के ऊपर जैसे ही स्टॉक बंद देगा तो मुझे यहां से ऊपर के अंदर ऊपर में 625 से 650 तक के लेवल्स दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विप्रो में अब मंदी नहीं देखी जाएगी, यहां से तेजी ही देखने मिलेगी। तो इस स्टॉक के अंदर भी तेजी करना चाहिए। और जहां तक बजाज ऑटो का सवाल है, ऑटो पूरे सेक्टर में मैं बुलिश हूं। ऑटो में सारे स्टॉक्स में मुझे तेजी दिखती है, अशोक लीलैंड हो, बजाज ऑटो हो, टीवीएस मोटर हो। जहां तक स्पेशली बजाज ऑटो का सवाल है, ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि 2620 जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर ऊपर में 2750 2800 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक बिल्कुल स्ट्रांग है, लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए और यहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग भी इनिशिएट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। और चौथा स्टॉक गेल, राइट जी, गेल के अंदर फिलहाल एक बार बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। जब तक ये स्टॉक 370-75 के ऊपर बंद नहीं देता है तब तक स्टॉक स्ट्रांग नहीं है। फिलहाल एक बार डाउनवर्ड मोमेंटम में चल रहा है स्टॉक। अगर ये स्टॉक ने 360 या 358 के नीचे आज क्लोज दे दिया या ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, तो फिर ये स्टॉक नीचे में 340 से 330 तक के लेवल दिखाएगा। तो गेल को छोड़ के बाकी तीनों स्टॉक्स में लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। चार्ट्स यही बता रहे हैं कि तीनों स्टॉक में तेजी का मोमेंटम बनेगा और तेजी बनेगी तीनों स्टॉक्स में। और इस बीच एक और स्टॉक जिस पर राय लेना चाहता हूं आप ही से सुमित, टेक्निकली आइडिया सेल्यूलर काफी तेजी से गिरा है। 188 का हाई बनाने के बाद 178 तक, यानी कि ऊपर के लेवल से 10 रुपए का फॉल आता हुआ दिखा है। नतीजों के बाद जो गैप अप ओपनिंग हुई थी उसमें लगातार
बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। क्या चार्ट्स कहीं कोई कमजोरी का संकेत दे रहे हैं? सुमित, क्या ट्रेड लेंगे आप? इस वक्त 180 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे ओवरऑल आइडिया स्ट्रांग लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आइडिया के अंदर ये प्रॉफिट बुकिंग आई है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल नीचे से 160 के लेवल से कंटिन्यू रैली दिखा रहा था और यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा था 170, इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा था 185, 86 के आसपास, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर वापस नीचे में डिप्स में बाइंग मिलेगा 76 से 78 के आसपास। प्रेजेंट लेवल 70-80 चल रहा है शायद, तो यहां से मुझे लगता है वापस आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं किसी को भी करना हो तो। अगर अब भी इस बार वापस 185 के ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक में ऊपर में मुझे 195 से 200 के लेवल दिखते हैं। बाई चांस अगर ये नीचे भी आ जाता है तो 75 के नीचे मुझे नहीं लग रहा है। ये स्टॉक में मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही समझ में आ रही है और वैसे भी टेलीकॉम कंपनीज में आइडिया हो, भारतीय हो, अच्छे लग रहे हैं स्टॉक्स दोनों ही। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आइडिया के अंदर बिल्कुल लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है और इसके अंदर जैसे ही ये 185, 186 के ऊपर वापस ट्रेड करेगा, चाहे वो आज कर दे या 1-2 दिन में कर दे, जैसे ब्रेकआउट आएगा तो इसके अंदर 195 से 200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। चलिए, नंबर्स अच्छे आए, अच्छे नंबर्स पर मुनाफा वसूली। नंबर्स के साथ बस एक ही चिंता थी जिसका हम आपको जिक्र कर रहे थे कि केपेक्स पर जो उन्होंने बात कही है कि पैसा और लगाने की, वो शायद एक्सपर्ट्स को पसंद नहीं आई, दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस को पसंद नहीं आई। सभी एक सुर में कह रहे थे कि काफी बड़ा केपेक्स करने वाली है कंपनी और इसीलिए देखिए आज यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है जिन्होंने पहले पोजीशंस बनाई हुई थी। लेकिन कुछ स्टॉक्स जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां, आप देखिए बारट्रॉनिक्स करीब 9% ऊपर, HCL इन्फोसिस्टम 3.5% ऊपर, मोसर बेयर 3.5% ऊपर, डी-लिंक 2% ऊपर, वर्लपूल जो वॉशिंग मशीन्स में काम करती है 1.5% ऊपर और IFB इंडस्ट्रीज में भी बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है। ये बताइए यहाँ पर सिमी, कौन सी कंपनियों की चार्ट्स आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं और आप इनको पहले से ट्रैक कर रही हो? तो देखिए, अगर ऐसे ओवरऑल अगर पूछेंगे तो मुझे लगता है कि सारे ये जो कंपनीज हैं जिनका नाम आपने लिया है, शॉर्ट टर्म चार्ट सभी का लग रहा है कि कंसोलिडेशन मोड में है। इसमें वोल्टास भी शामिल है, हिटाची भी शामिल है, वर्लपूल भी मुझे लगता है कि एक थोड़ा बहुत करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग कुछ भी कहिए हो रहा है। पर जब तक मीडियम टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड खराब नहीं होगा तब तक हमारे तरफ से लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे में पोटेंशियल है और करंट लेवल से भी अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो सारे में अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। पर एकदम बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया से अगर कोई देखेंगे तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वोल्टास, एक स्टॉक स्पेसिफिक में बताऊं, वोल्टास एक बहुत ही रेंज बाउंड है जिसका सपोर्ट करीब 315 के बीच में था और सपोर्ट जब टूट गया तब ये 315 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। नीचे सपोर्ट 300 के आसपास है। जब तक ये ब्रीच नहीं करता है तब तक कोई खराब संकेत नहीं होगा, पर जब तक ये 300 से 315 के बीच में है, बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया जा सकता है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए। हिटाची में मैं ये देखती हूँ कि थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है 1550 के नीचे, पर किसी भी हाल से अगर वो लेवल अगर टूट गया हिटाची का तो नीचे 1500 तक भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल वर्लपूल भी अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि काफी हद तक ये 850 से पीट चुका है और 750 के बीच में आने के बाद भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग यहां से भी आ सकता है। इनफैक्ट 720 से 680 के बीच में ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में आ सकता है। मतलब सारे स्टॉक्स में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग अभी भी आ सकता है, पर यहां से अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो सारे में बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। तो ये राय आती हुई यहाँ पर इन सारे स्टॉक्स पर। वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। सिमी और साथ ही विके शर्मा साहब और सुमित, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज हमारे साथ पहला सौदा में जुड़ने के लिए। 60 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी पर 15 अंकों का नुकसान, 8500 के आसपास होल्ड करने की कोशिश। 2 बार बाजार उन लेवल्स के आसपास गए और वहां से रिकवरी आती हुई देखी, लेकिन रिकवरी बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही है और ये चिंता की बात है, क्योंकि आप देखिए 0.5% का नुकसान बैंक निफ्टी में अब भी आपको दिखेगा। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस होगा हमारा रिजल्ट सीजन पर। एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल माहेश्वरी जुड़ेंगे, जानेंगे उनसे कि जो नतीजे अब तक आए कैसे रहे और आगे आने वाले नतीजों से क्या होनी चाहिए आपकी उम्मीदें, और बाजार के डायरेक्शन पर भी करेंगे बात इस ब्रेक के बाद।
बाजार 40 अंक नीचे है। सेंसेक्स पर निफ्टी पर 10 अंकों का नुकसान। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी पर नुकसान थोड़ा सा ज्यादा है, 1/4% का। हालांकि लोअर लेवल से बैंक निफ्टी ने भी रिकवर करने की कोशिश जरूर की है। और अब देखिए बढ़ने वाले शेयरों की तादाद बेहतर है, 650 शेयर मजबूत ट्रेड कर रहे हैं और 525 शेयरों में इस वक्त आपको दिखेगा नुकसान। ये है इस वक्त का बाजार का हाल। तो पैनिक नहीं है, मामूली कमजोरी है, और वो भी दिग्गजों में और वो भी बैंक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं बाजार के डायरेक्शन और नतीजों पर। हमारे साथ एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल माहेश्वरी जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। निश्चल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल इसी बात पर लेना चाहता हूं, अब तक जो नतीजे आए क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या ये रिजल्ट सीजन कमजोर ही रहने वाला है जैसी आशंका है, या जैसी आशंका थी उससे भी ज्यादा कमजोरी के आसार दिख रहे हैं? अनिल जी, अभी तक मिक्स्ड बैग है। बैंकिंग सेक्टर्स में जो अभी तक रिजल्ट आए हैं वो प्राइवेट सेक्टर एज एक्सपेक्टेड दिया है, उनका अच्छा ग्रोथ है, चाहे HDFC है, इंडसइंड बैंक है। बट प्राइवेट सेक्टर, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक ने सब डिसअपॉइंटमेंट किया है बेसिकली, चाहे फेडरल है, SIB है या कर्नाटका है, तीनों में एसेट क्वालिटी डिटोरिएट ही हुई है। तो वो एक कंसर्न बाजार में वापस चलता है। आई थिंक इसके लिए बैंकिंग सेक्टर, PSU बैंक सब वीक हैं। तो वहाँ अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि बॉटम हो गया है एसेट क्वालिटी के ऊपर। जहाँ तक बाकी रिजल्ट्स आए हैं, IT में मिक्स्ड बैग है। इन्फोसिस का रिजल्ट कल बहुत अच्छा था, TCS डिसअपॉइंटमेंट था। उसके पहले टेक महिंद्रा नेगेटिव गाइडेंस देके गए हुए हैं। तो आई थिंक वहाँ पर भी ठीक ठाक ही बना हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन से वर्स रिजल्ट्स तो नहीं है। कुछ एक सेक्टर्स में एक्सपेक्टेशन से बेटर भी रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट ये है कि टॉप लाइन ग्रोथ अभी भी कहीं नजर नहीं आती है। तो डिमांड की रिकवरी स्ट्रांग नहीं है, और कुछ एक सेक्टर्स में तो डिमांड भी काफी वीक है। तो सीमेंट में आया रिजल्ट काफी खराब आया, अल्ट्राटेक का, ACC का। तो इसके लिए आई थिंक डिमांड ये बाजार को अभी भी नजर नहीं आती है कि कहां से रिकवरी आएगी। इसके लिए आई थिंक बाजार थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। ये भी बताइए चल कि ऑयल एंड गैस स्पेस से अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज के शुक्रवार को नतीजे आने वाले हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, वो कह रहे हैं काफी अच्छे नंबर्स आएंगे। इस स्पेस पर आपका क्या व्यू है? ऑयल एंड गैस में आई थिंक OMCs के नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी डाउन है, तो एक उनको थोड़ी रिकवरी मिलती है। बट GRMs थोड़े वीक रहे हैं ये क्वार्टर में, और स्पेशली GRMs ऑन द डीजल साइड हैज बीन वीक। तो इंडिया डीजल हैवी रिफाइनरीज हैं अक्रॉस इंडिया में बेसिकली, तो इसके लिए आई थिंक वहां पर थोड़ा वीकनेस हो सकता है GRMs पे। लेकिन ओवरऑल आई थिंक OMCs के नतीजे अच्छे आएंगे, क्योंकि ये क्वार्टर उनका है जहां पे उनको सब्सिडी बर्डन नहीं है, जहां पे उनको लोन नहीं लेना पड़ा है बेसिकली सब्सिडी देने के लिए। तो वो सब रिकवरी है, वो हम देख रहे हैं कि ऑयल कंपनीज काफी स्ट्रांग है उन सब में। जहां तक रिलायंस का सवाल है, आई थिंक रिलायंस में अंडर वैल्यूएशन कम हो गया है। आई थिंक एवरीबडी इज वेटिंग कि रिलायंस जियो कब लॉन्च होता है और कैसे लॉन्च होता है और क्या उनकी स्ट्रेटजी होती है। उसका एक बड़ा अब नेक्स्ट मूव रिलायंस में उसके बाद ही आएगा। ओके, तो ये आए ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर। लेकिन ऑटो स्टॉक्स के भी अब नंबर्स आने शुरू होंगे, खासतौर से कल से बजाज ऑटो के नंबर्स, बजाज ऑटो के नंबर्स कल आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या इस स्पेस से कोई उम्मीदें करनी चाहिए अच्छे नंबर्स की, खासतौर से टू व्हीलर स्पेस से? आई थिंक टू व्हीलर में मोटरसाइकिल की रिकवरी अभी भी नजर नहीं आती है मेरे को, एंड वो शायद फ्लैट ही ग्रोथ आएगी, बट वॉल्यूम का तो नेगेटिव ग्रोथ थी। तो आई थिंक वहां पे बजाज ऑटो या हीरो होंडा हो तो वहां पे ज्यादा रिकवरी का तो मुझे कोई चांस नजर नहीं आता। स्कूटर अच्छा कर रहे हैं, स्कूटर्स में हीरो होंडा का ठीक ठाक मार्केट शेयर है, तो वो थोड़ा रिकवर हो सकता है। बजाज में बिल्कुल ही स्कूटर नहीं है, तो बजाज का एक्सपोर्ट्स अच्छा रहा है लास्ट क्वार्टर में, तो आई थिंक वो ऐसा करके दोनों की ग्रोथ हो सकती है, पर आई थिंक म्यूटेड ही रहेगी। जहां तक कल आइस्चर का आया है, वहां पर थोड़ा मेरे को मार्जिन में डिसअपॉइंटमेंट लगा है टू व्हीलर साइड में। तो उनका आज देखिए मैनेजमेंट का कॉल है, तो उससे मालूम पड़ेगा कि मार्जिन डिसअपॉइंटमेंट क्यों है। बट ओवरऑल इन लाइन ही रिजल्ट था आइस्चर का। आपने कहा कि IT कंपनियों के नंबर्स मिक्स बैग आए, इन्फोसिस ने जहां अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन ये बताइए विप्रो से क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? कल विप्रो के नतीजे भी आने वाले हैं।
जी, विप्रो से हम लोग काफी डिसअपॉइंटेड रहे हैं और हमारा होल्ड बना हुआ है विप्रो पे काफी टाइम से। तो विप्रो में ग्रोथ कहाँ से आएगी, उनकी क्या स्ट्रेटजी, ग्रोथ की क्या स्ट्रेटजी है, वो क्लैरिटी नहीं मिलती है हर बार। और उनके जो हाई ग्रोइंग एरियाज हैं टेलीकॉम और वो सब, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए वी हैव बीन नेगेटिव ऑन विप्रो। हमको लगता है 5 से 6% की ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है पूरे साल का विप्रो में टॉप लाइन पे। ओके। लेकिन जो नतीजे कल हमने देखे एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या संकेत मिल रहे? क्या ग्रोथ में धीमेपन के संकेत आगे ज्यादा परेशान करने वाले हैं? क्या बेचकर निकल जाना चाहिए इन शेयरों को या फिर घबराने की जरूरत नहीं? नहीं, मुझे कोई घबराहट तो नजर नहीं आती। वैल्यूएशन है जो, अगर आप वैल्यूएशन पे कंफर्टेबल हैं तो फिर मुझे लगता नहीं कि ग्रोथ पे आपको घबराहट होनी चाहिए। क्योंकि एशियन पेंट में इंटरेस्टिंगली उन्होंने कॉल पे बोला कि उनका 11% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ, विच इज वेरी गुड। तो एंड ये वॉल्यूम ग्रोथ लार्जली रूरल सेक्टर से ड्रिवन है। तो इसके लिए रूरल सेक्टर में उन्होंने ग्रोथ अच्छी बताई, जबकि लीवर बोलते हैं कि उनकी ग्रोथ रूरल में थोड़ी वीक है और उनकी अर्बन में ग्रोथ स्ट्रॉन्गर आई है। तो कहीं कहीं पे ये प्रोडक्ट अब प्रोडक्ट डिपेंडेंट हो गया है कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, और जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट रूरल में अच्छे कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट अर्बन में अच्छे कर रहे हैं। तो दोनों की ग्रोथ में आप देखेंगे तो 6-7% का वॉल्यूम ग्रोथ लीवर का है और एशियन पेंट का कुछ 11% का वॉल्यूम ग्रोथ है। तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा घबराहट करने की बात है। जिस तरह से कल अब एक फार्मा कंपनी ने प्रॉफिट वार्निंग दी अनएक्सपेक्टेडली, कल हमने देखा तेज गिरावट सन फार्मा में हुई, कल बाकी के फार्मा शेयर भी पिटे हैं। अब कल ल्यूपिन के नंबर्स आने वाले हैं। सन फार्मा पे अब आपकी क्या राय है और ल्यूपिन से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, दोनों बताइए सर। तो सन फार्मा में आई थिंक दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर रेनवैक्सी का जो उन्होंने एक्विजिशन किया है, और दूसरा उनका जो हलौल प्लांट पे 483 आया हुआ है, वहां पर भी आई थिंक USFDA का जो 483 है उसका जो रिकवरी प्लान है वो इट इज नॉट वर्कड आउट एज व्हाट दे हैव एक्सपेक्टेड। तो इसके लिए उनको वो भी रिकवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये मैनेजमेंट का कहना है। और जो कॉस्ट है वो रेनवैक्सी में एक्विजिशन कॉस्ट और रैशनलाइजेशन कॉस्ट आई थिंक वो हायर आ रही है। तो ये थोड़ी दोनों में निराशा है, पर वी स्ट्रांगली बिलीव इन द मैनेजमेंट ऑफ सन। उन्होंने इतने साल से ग्रोथ बहुत स्ट्रांग करी है और पहले भी एक्विजिशन की है, बट ये कोई नो डाउट है कि इतना बड़ा एक्विजिशन उन्होंने कभी नहीं किया, और वो भी डोमेस्टिक स्पेस में। तो वो उसके चैलेंजेस जरूर होंगे। आई थिंक मे बी दी अर्लियर चैलेंजेस वर पॉसिबली अंडरमाइंड, तो वो चैलेंजेस अभी सामने आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि 16 में उनकी ये सब चैलेंजेस दे विल बी एबल टू ओवरकम दैट, एंड सन फार्मा प्लस रेनवैक्सी डोमेस्टिक में विल बिकम अ बिग फोर्स इन दी 17 and 18 गोइंग अहेड। और इंटरनेशनली भी मुझे लगता है एक बार हलौल प्लांट का उनका सॉर्ट आउट हो जाएगा तो वहां पर भी अच्छी रिकवरी आनी चाहिए। अब ये जरूर है कि 16 के नंबर कट गए हैं जोर से, सबने काटे हैं, एंड आई थिंक इट इज लार्जली ऑन द मैनेजमेंट गाइडेंस। तो स्टॉक महंगा हो गया 16 से, पर 17-18 में आई थिंक उनकी ग्रोथ वापस आ जाएगी। तो आई थिंक फेथ बना के रखना चाहिए सन फार्मा में, एंड आई थिंक इट्स अ गुड होल्ड एट दीज प्राइसेस। ओके, तो ये राय आती है इन सारे स्टॉक्स पर। शुक्रिया निश्चल जी आपका हमारे लिए वक्त निकालकर रिजल्ट सीजन पर अपनी राय विस्तार से हमें देने के लिए। 65 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी 18 अंक नीचे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में बने रहने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस बरकरार है, और ऐसे में आप ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट शेयर, और उसके बाद बात करेंगे रेलिगेयर कैपिटल के एमडी और सीईओ गौतम त्रिवेदी से भी। बने रहिए हमारे साथ। पहला सौदा में आप सभी का स्वागत है। अब वक्त हो गया है आज का जैकपॉट शेयर जानने का। चलिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे के पास। वरुण बताइए।
देखिए, माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में काम करने वाली महिंद्रा ग्रुप की दिग्गज कंपनी ईपीसी इंडस्ट्रीज है आज का हमारा जैकपॉट शेयर। सबसे पहले इस कंपनी के कारोबार के बारे में बात करें तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन में इस कंपनी का अच्छा खासा फोकस है। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए पाइप बनाने का कारोबार करती है। सिर्फ यही नहीं, नेशनल मिशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन स्कीम के तहत ये कंपनी करीब 17 स्टेट्स में रजिस्टर्ड है एज अ मैन्युफैक्चर ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। इस कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स का इस कंपनी में हेल्दी 54.78% हिस्सा है और एफआईआईएस का भी इस कंपनी में करीब 1.65% के आसपास का हिस्सा है। रिलायंस कैपिटल जैसे फंड इसमें करीब 3.71% का हिस्सा रखते हैं। इसके अलावा एसबीआई मैग्नम फंड भी इस कंपनी में अच्छा खासा 1% के ऊपर का हिस्सा रखता है। तो पेरेंटेज और जो होल्डिंग है और जो कंपनी के ओवरऑल जो कारोबार है उसके लिहाज से ये कंपनी हमें काफी बेहतर लगती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन की। कंपनी FY17 में करीब 20 टाइम्स पी पे ट्रेड करता है, लेकिन अगर आप इस कंपनी के हिस्टोरिकल पी देखें तो 50 टाइम्स से ज्यादा की पी पे ये ट्रेड करता था, यानी कि अब भी इस कंपनी में काफी वैल्यू बाकी है। वही इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो करीब 0.8% के आसपास है, जो कि अगले 2 साल में हमारा अनुमान है करीब 12 से 13% के आसपास तक जा सकता है। वही कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है करीब 1.3% के आसपास है और मैनेजमेंट खुद कॉन्फिडेंस है इसे करीब 20% तक ही लेके जाएंगे। तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये कंपनी हमें काफी पसंद है। वही बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की, जो कि हमें काफी बेहतर लगती है क्योंकि ये कंपनी टोटली डेट फ्री कंपनी है और कंपनी के बुक्स पे करीब 27 करोड़ का कैश है और लगातार ये कंपनी कैश जनरेट कर रही है। तो बैलेंस शीट के लिहाज से भी ये कंपनी हमें काफी पसंद आती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन एंगल की, और वो है इस कंपनी का आउटलुक। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के दरअसल सरकार इस माइक्रो इरिगेशन के पूरे स्कीम पे करीब 50,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में निवेश करने वाली है या खर्च करने वाली है और उसका भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ यही नहीं, इस कंपनी ने कुछ समय पहले दरअसल डेनमार्क की एक कंपनी के साथ MOU भी साइन किया था इरिगेशन के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और मैनेजमेंट का कहना है कि इस MOU से इस कंपनी के जो ओवरऑल रेवेन्यूज है उसमें काफी बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने महिंद्रा ग्रुप ने जब से ईपीसी को एक्वायर किया है तब से ये एक्सपोर्ट पे ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और दरअसल इस बार की भी अगर आप कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट पढ़े तो उसमें कंपनी का सीधा कहना है कि वो काफी सारे एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए और अगर एक्सपोर्ट कंपनी कर पाती है तो उससे भी इस कंपनी के रेवेन्यूज को अच्छा खासा बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वही महिंद्रा का जो पेरेंटेज है वो इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद हो सकता है। महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा का जो ट्रैक्टर में जो एक्सपोजर है, इसके अलावा जो समृद्धि करके इनका ब्रांड है जिसके तहत महिंद्रा अपने एग्री प्रोडक्ट्स बेचता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ईपीसी के सबसे ज्यादा काम आ सकता है और इसके लिए हमारा अनुमान है कि अगले 3 साल में कंपनी के आय में करीब 50% और मुनाफे में तो 200%, 250% तक की आपको बढ़त देखने मिल सकती है। तो हर एक फ्रंट पे ये कंपनी हमें काफी पसंद है। सिर्फ यही नहीं, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले दरअसल इस महिंद्रा ग्रुप के जो चेयरमैन और MD है आनंद महिंद्रा, उन्होंने ट्वीट किया था कि आगे जाके एग्री बिजनेस पे उनका ज्यादा ट्रस्ट होगा, ज्यादा फोकस होगा। तो इन सभी लिहाज से ये कंपनी हमें काफी पसंद है और इसके लिए आज ये हमारा जैकपॉट शेयर है। और जैकपॉट शेयर यहां पर है महिंद्रा की ये दिग्गज कंपनी ईपीएस इंडस्ट्री आपके लिए पोर्टफोलियो के लायक। लेकिन इस बीच बाजार में आप देखिए थोड़ी रिकवरी आने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी अब हरे निशान में लौटने की कोशिश करता हुआ 3 अंकों का मात्र नुकसान बचा है और सेंसेक्स सिर्फ 20 अंक नीचे। तो कुछ अच्छे संकेत यहां पर बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी के आते हुए दिख रहे हैं। अपने लोअर लेवल से निफ्टी 25 अंक रिकवर करता हुआ नजर आएगा आपको इस वक्त। बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बात करते हैं। रेलिगेयर कैपिटल के MD और CEO गौतम त्रिवेदी हमारे साथ हैं कार्यक्रम में इस वक्त। गौतम जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। हम रूरल बिजनेस की और एग्रीकल्चर और इरिगेशन से जुड़े स्टॉक की एक बात कर रहे थे। आपने इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली इस सेक्टर पर, क्या ऑब्जर्वेशंस आपके और जो लोगों को डर है कि रूरल डिमांड काफी कमजोर होती दिख रही, क्या इस तरह के कोई संकेत हैं? आपने क्या सेंस किया है? देखिए, इसमें क्या है, हम लोग ने बेसिकली पिछले 2 महीने में 3 रूरल इंडिया ट्रिप्स की। हम लोग गए गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। गुजरात में गए हम लोग उंझा में, जहां पे गुजरात का सबसे बड़ा एग्री सेंटर है। महाराष्ट्र में हम लोग लासल गांव गए, जहां प्याज का सबसे बड़ा व्यापार होता है। और उसके बाद गए हम लोग बीड, औरंगाबाद और नासिक। और यूपी में हम लोग लखनऊ से गए फैजाबाद, हैदरगढ़ और कानपुर। तो ये क्षेत्र में जाने के बाद हमको, और हम जहां वहां जाने के बाद हम सबको मिले, मतलब वहां के किसानों को मिले, हम लोग वहां की कंपनियों को मिले, मारुति शोरूम, हीरो मोटर शोरूम, अल्ट्राटेक सीमेंट, मतलब सभी जो डीलरशिप्स है ना उनको जाके मिले, जानने के लिए कि ये जो रूरल स्लोडाउन की जो बात चल रही है, मीडिया जो बात कर रही है, कितना बुरा हाल है। और जब वहां आपको माफ कीजिएगा, यहाँ पर रोकना पड़ेगा क्योंकि आयशर की जो जिसके नतीजे आए थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय चल रही है। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं।
the entire inventory was sold out within 26 minutes of the opening of the booking. So it was a very good outcome. We've also been expanding overseas. So after our first 2 stores in Colombia, we've opened now an exclusive store in Dubai, which is a very important market for the Middle East, and that's going very well. On the US front, we've got now a full team in the US of 7 or 8 people who are now who are taking over the entire distribution in the US market. And in addition to that, we've also been adding stores in all of Europe, in Australia, and like I said, in Colombia and US as well. So there's a lot of... तो नतीजों के बाद आज शेयर देखिए काफी ठंडा पड़ा है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है यहाँ पर। मार्जिन्स जो दरअसल बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उस हिसाब से नहीं आए हैं। 15.4 के एक्सपेक्टेशंस के सामने 14.8% के ही मार्जिन्स कंपनी ने क्लॉक किए हैं। हालांकि मुनाफा काफी शानदार था। हम बात कर रहे हैं गौतम त्रिवेदी जी से, जो एमडी और सीईओ हैं रेलिगेयर कैपिटल के। गौतम जी, आप कह रहे थे गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी में जो रोड आपने जाकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हासिल करी है, बताइए सर उसकी फाइंडिंग्स क्या है? हाँ, तो बेसिकली हमको ये जानने को मिला कि किसानों की हालत खराब तो है ही, लेकिन इतनी खराब नहीं जितना मीडिया बता रही थी। और हमको ताज्जुब हुआ कि वहां जाने के बाद क्रॉप डैमेज सचमुच है, 30 से 50% का क्रॉप डैमेज है। लेकिन जब हम एफएमसीजी कंपनीज, कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के डीलर से मिले वहां पे तीनों स्टेट्स में, हमें ताज्जुब हुआ कि ग्रोथ रेट्स वहां अभी भी 18 से 22% चल रही है। जब आप बोले कि रूरल स्लोडाउन है तो ये ग्रोथ रेट्स तो हो ही नहीं सकती, बट इसके बावजूद भी हमें मालूम पड़ा कि ग्रोथ रेट्स काफी स्ट्रांग है। दूसरा, जब मालूम पड़ा कि मारुति, जितने भी मारुति शोरूम्स में हम गए, वहां पे लोग मतलब भरचक भरे हुए थे, और मारुति का बिजनेस डेफिनेटली बहुत अच्छा चल रहा है। मारुति हमारा ऑटो स्पेस में वैसे भी नंबर 1 टॉपिक है। तो जो फिर ये हिंदुस्तान लीवर या फिर एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट के कमेंट्री या नतीजा इंडिकेशन, क्या आप क्या पढ़ रहे हैं? क्या फिर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है डिमांड को लेकर, या फिर ये मैनेजमेंट कुछ और सोच रहा है या कुछ और देखना चाहता है? मुझे लगता है अर्बन स्लोडाउन रूरल स्लोडाउन से ज्यादा है। परसेंटेज टर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि रूरल में अभी भी पेनिट्रेशन पूरा हुआ नहीं है और लोग अभी भी खरीद रहे, एस्पिरेशनल है। तो डव सोप है या लक्स सुप्रीम सोप है, अभी जो हमने देखा है कि ये ट्रिप्स में कि डाउन ट्रेंडिंग हुई है, तो लोग शायद लक्स नहीं खरीद रहे, लोग जाके खरीद रहे गोदरेज नंबर 1, वो सबसे बड़ा सोप चल रहा है अभी। संतूर है जो विप्रो बनाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो वैल्यू वाइज जो ग्रोथ रेट्स है, 18 से 22% ग्रोथ जो भी चल रहा है रूरल इंडिया में, वो काफी मजबूत है। तो ये बताइए, जब आपने कहा 2 महीने पहले आपने ये रोड शोज किए, तब वहां पर मौसम कैसा था? मानसून शुरू हो चुका था या नहीं हो चुका था? और अब जो मानसून की स्थिति है उसको आप कैसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं 1 जून से 21 जुलाई के बीच में 7% बिलो नॉर्मल है मानसून। आप इसको कैसे देखते हैं? जब हम गए तो वहां पे तो जबरदस्त गर्मी चल रही थी। इनफैक्ट गुजरात में तो ऑलमोस्ट 50 डिग्री चल रहा था। लेकिन सवाल उसका नहीं है, अभी ऑफ कोर्स माहौल बदला होगा शायद, और बारिश शुरू हो गई होगी, उसका तो मुझे अंदाज नहीं है। लेकिन मैं तो अभी जो अप्रैल और मई में जो हुआ था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और इसके बावजूद भी जो ग्रोथ रेट चल रही है, मारुति हो या एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कंपनीज हो, वहां पे अभी भी मजबूत हालत है। ओके, ऐसे में आपको क्या पसंद है फिर खरीदारी के लिहाज से? क्या रूरल ग्रोथ पर डिपेंडेंट स्टॉक्स पैसा लगाने के लायक हैं? कैसे देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि कहाँ आपकी नजर है? नहीं, सही बात है। मुझे लगता है कि ये मॉनसून कंप्लीट होए ना, उसके बाद लोगों को मालूम पड़ेगा कि क्या लगता है। क्योंकि इसमें क्या है कि एफएमसीजी कंपनीज को आप देखें, वह लीवर हो, आईटीसी हो या इमामी हो, उनका वैल्यूएशन इतना महंगा है कि आज की तारीख में किसी को खरीदना नहीं है। आप देखिए FY17 प्राइस टू अर्निंग्स पे आप देखिए तो ये 35 टाइम्स से ज्यादा है। तो ये लेवल पे इंटरेस्ट बहुत कम है। ये सेक्टर में करेक्शन आना चाहिए, आएगा तब जाके लोग खरीदेंगे। हमारा ये सेक्टर में वैसे नंबर 1 पिक है बाटा। और बाटा क्योंकि ये 25-26 टाइम्स FY17। फिर ये अर्बन कंजम्पशन पे ज्यादा डिपेंड? अर्बन भी है, लेकिन इसमें सेमी अर्बन भी है। रूरल शायद नहीं है, बट सेमी अर्बन भी तो है। और बाटा का गोइंग फॉरवर्ड वी बिलीव कि बाटा में नंबर्स अच्छे आएंगे।
ऑलराइट, तो इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आएंगे ये आप मैं एक्सपेक्ट क्वार्टर की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगले आने वाले 12 महीनों की बात कर रहा हूं। लेकिन अब तक जो अर्निंग सीजन आया है उस पर भी आपका एक टेक लेना चाहूंगा। इन्फोसिस ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया, एक्सपेक्टेशंस लो थी ये भी कह सकते हैं, लेकिन दूसरी कंपनियों ने कुछ कहीं कहीं निराशा भी हाथ लगी। अब तक को आप कैसे सम अप कर रहे हैं? अब तक जाने के पहले मैं ये बता रहा हूं कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है ये अर्निंग सीजन के लिए, ये क्वार्टर के लिए, फॉर दैट मैटर इवन नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अर्निंग्स के लिए एक्सपेक्टेशंस कम है। हमारे यहाँ हमारा एस्टिमेट ये है कि FY17 विल बी द बिग ईयर फॉर अर्निंग्स ग्रोथ, नॉट करंट फिस्कल ईयर। सो इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे लगता है कि जब इन्फोसिस ने नंबर्स जो लगाए, जो कल आए, लोग तो शॉक हो गए और स्टॉक 12% जो चल गया, वो दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि कितना एक्सपेक्टेशन लो था। बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि अभी 3-4 हफ्ते बाकी है, तो देखते हैं नंबर कैसे आते हैं। ओके, लेकिन इस बीच बाजार अच्छी रिकवरी देते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया गौतम जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी इस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। दिन के हाई पॉइंट पर लौटते हुए सेंसेक्स और निफ्टी 80 अंकों पर सेंसेक्स है, निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती, शानदार रिकवरी लोअर लेवल से 8,500 के लेवल को होल्ड करता हुआ निफ्टी। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग और आपके सवालों के जवाब देंगे सौदा आपका में। नमस्कार।